तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कल इससे पहले हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन हमारा कल का ये था, इसके रेशनलाइजेशन से था। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस द डेफिनेशंस द रिस्पॉन्स टू सीवियर इमोशन स्ट्रेस रिजल्टिंग इन इनवॉलेंटरी डिस्टर्बेंस ऑफ फिजिकल फंक्शंस। मतलब ये पूछा गया है कि रिस्पॉन्स टू सीवियर इमोशनल स्ट्रेस, कोई भी अगर आपके साथ सीवियर इमोशनल स्ट्रेस होता है, कोई भी इमोशनली आप डिस्ट्रेस होते हो, इमोशनली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हो, और आप थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रेस होगा और सीवियर वाला फॉर्म में होगा, तो उसकी रिस्पॉन्स में आप क्या करते हैं? इनवॉलेंट्री डिस्टर्बेंस ऑफ फिजिकल फंक्शन, आपकी जो इनवॉलेंट्री जो है फिजिकल फंक्शन डिस्टर्बेंस हो जाती है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीवियर इमोशनल स्ट्रेस के कारण आपकी जो फिजिकल फंक्शन है वो इनवॉलेंट्री डिस्टरबेंस हो रही है ना। आप वॉलेंट्री फिजिकल फंक्शन नहीं कर रहे, आप इनवॉलेंट्री कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिप्रेसिव रिएक्शंस, बाइपोलर डिसऑर्डर्स या अल्जाइमर डिजीज, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई भी सीवियर इमोशनल स्ट्रेस होगा तो उसके कारण अगर आपकी इनवॉलेंट्री डिस्टरबेंस हो रहा है, जैसे आपकी फिजिकल फंक्शन है, हाथ चलाना, पैर चलाना, वो इनवॉलेंट्री डिस्टरबेंस हो रहा है सीवियर इमोशनल स्ट्रेस के कारण, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दैट इज ए कन्वर्जन डिसऑर्डर, है ना। उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर बोला जाता है। इसका आंसर ए होगा, दैट इज ए कन्वर्जन डिसऑर्डर। सीवियर इमोशनल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में आप में इनवॉलेंट्री डिस्टरबेंस होता है आपके फिजिकल फंक्शंस में, तो उस डिसऑर्डर को कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड व्हेन यू आर अवेक। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली फाउंड व्हेन यू अवेक। कौन सा इनमें से कौन सा वेव फॉर्म जो है आप जब जगे हुए रहते हैं, है ना, तब आपको फाउंड होता है आपके ब्रेन में, वो कौन सा वेव फॉर्म है? ये पूछा गया है, वो कौन सा वेव फॉर्म है जो कि आपके जगे हुए में फॉर्म होता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा, दैट इज अ बीटा वेव। थीटा वेव मैंने कल बताया था, जब आप लाइक पावर स्नेप ले रहे हैं, है ना, पावर स्नेप ले रहे हैं, थोड़ा सा सो रहे हैं, है ना, ज्यादा नहीं, जैसे मैंने कल बताया था, एग्जाम्पल दे के बताया था आप लोग के, कि आप रेस्ट के समय, लंच के टाइम अगर आप थोड़ा सोते हैं, मॉडरेट स्लीपिंग, थोड़ा स्लिप करते हैं और फिर उठ जाते हैं, तो वैसे वेव उस समय जो है आपका थीटा वेव बनता है। कम से कम इतना याद रखा कि एग्जाम्पल्स दे के बताए गए। अब बीटा वेव कब फाउंड होगा? जब आप कॉमनली जगे हुए होते हैं, तब आपके ब्रेन में जो है बीटा वेव्स फाउंड होती हैं। इसका आंसर सी होगा, दैट इज ए बीटा वेव। देन REM स्लीप साइकिल अकर अप्रोक्सीमेटली एवरी 10 मिनट, है ना, रैपिड आई मोमेंट। REM स्लीप बेसिकली अप्रोक्सीमेटली एवरी 10 मिनट, कितने मिनट्स के बाद REM स्लीप साइकिल होता है? 45 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट, दैट इज 90 मिनट। दीजिए, आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, ड्रॉप यहाँ चैट बॉक्स में, अगर आप बोलने में शर्मिंदा फील कर रहे हैं तो 90 मिनट्स, एवरी 90 मिनट्स के बाद जो है आपका REM स्लीप साइकिल अकर्स होता है, तो इसका आंसर डी होगा, दैट इज 90 मिनट्स। हाँ, किसी ने फोर्थ किया था, दैट इज राइट आंसर, 90 मिनट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस इज नॉट फाउंड एट बर्थ। इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स बर्थ के समय नहीं मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस नॉट फाउंड एट बर्थ, बर्थ के समय इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स नहीं पाया जाता है बच्चों में? बेबिंस्की, पाल्मर, मोरो, फ्लैक्शन। बताइए, बर्थ के समय कौन सा रिफ्लेक्स नहीं पाया जाता है बच्चों में? सर मोरो। मोरो किया है मैसेज, और कोई बताएगा? और कोई मैसेज कर सकता है? अरे मैसेज करने में क्या दिक्कत है?
सर मोरो। दैट इज अ फ्लैक्शन। फ्लैक्शन रिफ्लेक्स जो होता है बर्थ के समय नहीं होता है, बर्थ के समय नहीं होता है। फ्लैक्शन रिफ्लेक्स जो है बर्थ के समय नहीं होता है ना। मोरो रिफ्लेक्स तो बच्चों में होता है ना। मोरो रिफ्लेक्स मतलब जो है ना, ऐसे बच्चों को अगर आप ऐसे छोड़ो तो ऐसे हाथ फैलाते हैं, दैट इज मोरो रिफ्लेक्स, है ना। आप बच्चे को उठा के ऐसे करोगे तो वैसे फैलाते हैं ना हाथ हाथ, तो दैट इज ए मोरो रिफ्लेक्स, है ना। तो फ्लैक्शन रिफ्लेक्स जो है बेसिकली बच्चों में नहीं होता है। पैरेलल प्ले फॉर टोडलर डेवलप इन दिस एज रेंज। पैरेलल प्ले जो होता है टोडलर में कौन से एज में डेवलप होता है? 5 to 10 month, 10 to 14 month, 12 to 24 month, 24 to 48 month। पैरेलल प्ले, बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सर 10 to 40 months। 10 to 14 month, बहुत सारे लोगों ने अच्छा एक अंतिमा पे 3 बोला है। देखिए इसका आंसर जो होगा 24 से 48 मंथ। 24 से 48 मंथ जो होता है उसमें पैरेलल प्ले डेवलपमेंट था। पैरेलल प्ले का मतलब क्या होता है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ प्ले इन विच चिल्ड्रन प्ले एग्जेस्ट टू ईच अदर बट डू नॉट ट्राई इन्फ्लुएंस वन अदर्स बिहेवियर, है ना। वो पैरेलल प्ले है, ठीक है। लाइक फॉर्म ऐसा प्ले है जिसमें बच्चे जो होते हैं ईच अदर डू नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस अनदर बिहेवियर, वो दूसरे के बिहेवियर देख के ऐसा नहीं कि कॉपी करते हैं, है ना। तो उनको एक जैसा प्ले दे दे, वो अपना अपना खेलते रहेंगे, है ना। दैट इज अ पैरेलल प्ले। तो वो 12 से 24 मंथ में डेवलप, सॉरी 24 से 48 मंथ में डेवलप होता है। 24 से 30, 24 से ऊपर ही होता है। हाँ, 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग स्टॉप कीजिए, 1 मिनट। Which of the following is not a sign of anxiety? Which of the following is not a sign of anxiety? Dyspnea, hyperventilations, moist mouth, GI symptom। इनमें से एंजाइटी का कौन सा साइन नहीं है? डिस्निया नहीं है, हाइपर वेंटिलेशन नहीं है, मॉइस्ट माउथ नहीं है, जीआई सिम्टम। आप अपने आप पे खुद सोच के देखिए, आंसर मिलेगा। आप कभी एंजाइटी में होते हैं तो इनमें से क्या नहीं होता है और क्या होता है? सर मोस्ट मतलब क्या होता है? मॉइस्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि ये अभी मॉइस्ट है, अभी आपका माउथ कैसा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ साइन ऑफ एंजाइटी? दैट इज अ मॉइस्ट माउथ, है ना। क्यों ड्राई माउथ होगा इसका? एंजाइटी में जो होता है ड्राई माउथ देखने को मिलता है, मॉइस्ट माउथ नहीं देखने को मिलता है। तो सी इज द राइट आंसर। Which of the following best describe a person that completely awake or falling as asleep spontaneously? Which of the following best describe a person that completely awake, falling as asleep spontaneously? कोई पेशेंट जो है कंप्लीटली अवाक है, जगा हुआ है, और स्पॉन्टेनियस जो है वो स्लीप में चला जा रहा है, फाल हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये स्लीप में जाके गिर जा रहा है। कैटाप्लेक्सी, नार्कोप्लेक्सी, ट्रांजिशनल स्लीप, आरईएम एब्सेंस। इसका आंसर होगा ए, दैट इज अ कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is the best describe a person that is unable to tell you where their hand or foot is, है ना। इनमें किस कंडीशन में पर्सन जो है वो ये नहीं बता पाता है कि मेरा हाथ कहाँ है या पैर कहाँ है? वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि वो मेरा हाथ कहाँ रखा है या पैर कहाँ है। उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोटोपैग्नोसिया, कैटाप्लेक्सी,
एरेगोफोबिया, है ना, एनोसोकॉन्सिया, क्या बोला जाता है? दैट इज ए ऑटो, है ना, टोपैग्नोसिया। ऑटोटोपैग्नोसिया जो है इसको बोला जाता है, जिसमें पर्सन जो है वो ये नहीं बता पाता है कि उसके हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है ना, पैर कहाँ है। So A is the right answer. Next, nurses Isabella enters the room of a client with a cognitive impairment disorder and asks what day of the week it is and what the date, month and year are and where the client is. The nurses is attempting to assess. एक nurses Isabella है, एसबेले है, उसने एक एंटर रूम, पेशेंट के रूम में एंटर किया और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर था पेशेंट को, उससे पूछ रही है कि आज क्या दिन है, कौन सा वीक है, डेट क्या है, मंथ क्या है और ईयर क्या है। तो वो क्या असेस कर रही है, क्या असेस करने की कोशिश कर रही है नर्सेस इसबेले? कॉन्फेब्युलेशंस, डिलेरियम, ओरिएंटेशन, प्रिजर्वेशन, क्या असेस करना चाह रही हैं? हाँ, वेरी गुड। थ्री आरती ने बोला, अंतिमा ने थ्री, दैट इज ओरिएंटेशन बेटा। ओरिएंटेशन हम ऐसे ही करते हैं। ओरिएंटेशन में पूछा जाता है पेशेंट से, नाम बताओ, क्या आज दिन क्या है ना, कौन सा महीना चल रहा है, कहाँ पे हो तुम। तो इससे आपको ओरिएंटेशन पता चलता है कि पेशेंट ओरिएंटेड है या डिसओरिएंटेड है ना, पेशेंट ओरिएंटेड है या डिसओरिएंटेड है। तो ये आपको इसी से पता चलता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका सी होगा, है ना, सी, orientation. The initial most basic assessment of a client with cognitive impairment involves determining his level of orientations. जो भी cognitive impairment वाले पेशेंट होते हैं उनका एक बेसिक असेसमेंट है जो आपको करना ही है, लेवल ऑफ ओरिएंटेशंस के बारे में देखना है, जिसमें अवेयरनेस ऑफ टाइम्स, प्लेसेस एंड पर्संस के बारे में पूछा जाता है ना। तो ये आपने मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन जब भी साइकेट्रिक में आपने लिखी होगी, है ना, साइकेट्रिक की जब पोस्टिंग होगी या फाइल बनाई होगी तो उसमें लिखी होगी, तो ये पढ़ाया जाता है ओरिएंटेशंस, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस में है ये, है ना। और ए और डी जो होता है वो दैट नर्सेस में आल्सो असेस फॉर कॉन्फिबुलेशंस एंड प्रिजर्वेशन इन क्लाइंट विद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, बट द क्वेश्चन इन दिस सिचुएशन वुड नॉट इलिसिट सिम्पटम रिस्पांस। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में कॉन्फिबुलेशंस और प्रिजर्वेशन देखा जाता है, बट ये ऑप्शंस उससे मैच नहीं कर रहा था। और ऑप्शन बी जो था वो डिलेरियम था। तो डिलेरियम इज अ टाइप ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, हाउ अदर सिम्टम आर नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस, है ना। तो सिर्फ ओरिएंटेशन के बेस पे हम डिलेरियम को डायग्नोस नहीं कर सकते, उसके लिए अदर सिम्टम्स भी होने चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ओरिएंटेशन, दैट इज अ सी। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नर्सेस डोरी, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग will nurses Dory use when communicating with a client who has a cognitive impairment? तो अगर किसी पेशेंट का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है तो नर्सेस डोरी यूज व्हेन कम्युनिकेटिंग, क्या यूज करेगी जब उससे बात करेगी, पेशेंट से जब बात करने जाएगी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट से, तो उसके लिए कम्युनिकेशंस के लिए वो क्या यूज करेगी एक एज ए टूल्स के रूप में या कुछ किसी भी प्रकार के रूप में? कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस विद मल्टीपल डिटेल्स, पिक्चर्स और गेस्चर इंस्टेड ऑफ वर्ड, stimulating words and phrases to capture the client or attention, short words and simple sentence. किस कम्युनिकेशन जब वो करेगी तो किस तरह की कम्युनिकेशंस का यूज करेगी यहाँ पे वो? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद मल्टीपल डिटेल्स देगी, पिक्चर या गेस्चर्स देगी वर्ड के बदले, या स्टिमुलेटिंग वर्ड्स, ऐसा स्टिमुलेटिंग वर्ड्स का यूज करेगी, फ्रेज का यूज करेगी अटेंशन को कैप्चर करने के लिए, या शॉर्ट वर्ड्स एंड सिंपल सेंटेंस यूज करेगी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट अगर कोई पेशेंट है तो? अंतिमा बोले फोर्थ इज राइट आंसर। बाकी लोग को आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? एक ही बंदी सिर्फ आंसर दे रही है। तो डी इज राइट आंसर।
वेरी गुड। शॉर्ट वर्ड्स एंड सिंपल सेंटेंस, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट वाले पेशेंट को हमेशा जो है शॉर्ट वर्ड और सिंपल सेंटेंस यूज करेंगे टू मिनिमाइज क्लाइंट कंफ्यूजन एंड एनहेंस कम्युनिकेशन। उनको कंफ्यूजन नहीं करना है, वैसे ही उनका कॉग्निटिव जो इंपेयरमेंट है, और आप और ज्यादा चीजें डालोगे तो वो और कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए शॉर्ट वर्ड्स और सिंपल सेंटेंस यूज कीजिए कि इजिली वो समझ सके, है ना। इसका आंसर होगा डी, दैट इज शॉर्ट वर्ड्स एंड सिंपल सेंटेंस। A nurse at Nurses Lab Medical Center in developing a care plan for a female client with the post-traumatic stress disorder. Which of the following would she do initially? Nurses Labs Medical Center in developing a care plan for female client with post-traumatic stress disorder. So which of the following would she do initially? बताइए। एक केयर प्लान बना रही है फीमेल क्लाइंट के लिए जिसको पीएसडी है, पीटीएसडी है, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। तो वो बेसिकली इनिशियली क्या करेगी नर्सेस? इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज डिस्ट्रैक्शन टेक्निक टू कोप अप विद द फ्लैशबैक, है ना। वो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक यूज करेगी, जो फ्लैशबैक जो पहले जो फ्लैशबैक होगा उसे कोप अप करने के लिए। एनकरेज द क्लाइंट टू पुट द पास्ट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, encourage the client to verbalize thought and feeling about the trauma, avoid discussing the traumatic event in the client. Post traumatic stress disorder, क्या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर स्ट्रेस डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जैसे कि कोई पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई हो, है ना, और वो चीजें पेशेंट के माइंड में है ना, उसके कारण वो स्ट्रेस में है, कुछ ने ऐसा देख लिया है, फोर्थ बता रहे हैं। इसका आंसर होगा सी। हमेशा देखो, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले जो क्लाइंट होते हैं, कोई ऐसी उनकी पास्ट में कोई ऐसी घटनाएं रहते हैं जो उनके अंदर रहते हैं, वो बाहर नहीं निकालते हैं, और उसके कारण वो स्ट्रेस में रहते हैं। या आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई है, या पहले कई सालों पहले हुई है जिसके कारण आप स्ट्रेस में है, वो आपके अंदर है, बार बार आपको नींद नहीं आ रही है उसी को सोच के, है ना, उसी को सोच के आप डिस्ट्रेस में है। तो उसके लिए पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वो वर्बलाइज थॉट और फीलिंग अबाउट द ट्रॉमा, वो ट्रॉमा के बारे में जितना बताएगी या जितना बताएगा उतना अच्छा है ना। नहीं तो ज्यादा स्ट्रेस होने के कारण बाद में सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकता है। इसीलिए हमको एनकरेज करना है कि जितना भी थॉट्स फीलिंग है अबाउट ट्रॉमा के बारे में वो आपको वर्बलाइज करे, बोले। Planning care of client with post-traumatic stress disorder would involve helping the client to verbalize thought and feeling about the trauma, and this will help the work through the strong emotions connected with the trauma, and therefore foster the belief that she is able to cope. तो बेसिकली ये करते हैं हम लोग, है ना। तो आप पेशेंट को यही बोलेंगे कि आप जो भी उसका जो ट्रॉमा के बारे में उसका फीलिंग है या थॉट है उसको वर्बलाइज करें, है ना, उसको वर्बलाइज करें, उसको बताए, जिससे कि पेशेंट को हेल्प होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. हाँ। नेक्स्ट है, मिस्टर जॉनसन इज न्यूली एडमिटेड टू साइकेट्रिक यूनिट बिकॉज ऑफ सीवियर ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, which initial response by the nurses would be most therapeutic for him? मिस्टर जॉनसन जो है न्यूली एडमिटेड है साइकेट्रिक यूनिट में बिकॉज ऑफ सीवियर ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर है, ओसीडी है उनको, कल ओसीडी के बारे में हमने पढ़ा था। which initial response by nurse would be most therapeutic would be most therapeutic for him? इसमें कौन सा इनिशियल रिस्पॉन्स होगा नर्स का जो कि मोस्ट थेरेप्यूटिक होगा उनके लिए, मिस्टर जॉनसन के लिए? एक्सेप्टिंग द क्लाइंट्स रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, आप जो पेशेंट का रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है उसको एक्सेप्ट करेंगे। चैलेंजिंग द क्लाइंट्स नीड फॉर रिचुअल्स, expressing concern about the harmfulness of the client's rituals, and D is a limiting the client's ritual that are excessive. क्या रिस्पॉन्स रहेगा नर्स का एज ए थेरेप्यूटिक? एक्सेप्ट करेंगे आप रिचुअलिस्टिक बिहेवियर को, या चैलेंज करेंगे पेशेंट को, क्लाइंट्स नीड फॉर रिचुअल्स,
या सर एक्सप्रेसिंग फर्स्ट कंसर्न अबाउट हार्मफुलनेस ऑफ द क्लाइंट्स रिचुअल्स? क्या बोल रहे हैं? ए वाला। ए, हाँ, दैट इज द राइट आंसर। एक्सेप्टिंग द क्लाइंट्स रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। कभी भी ऐसे बिहेवियर वाले पेशेंट हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव, तो उनके रिचुअलिस्टिक बिहेवियर को पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द क्लाइंट्स नीड टू परफॉर्म रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इन दिस सिचुएशन. Admission to psychiatric unit is stressful, and the client will tend to increase rituals when anxious. Other options are not appropriate for newly admitted client. तो कोई भी नया पेशेंट है और अभी आया है आपके पास, तो आपके उनके बिहेवियर को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना? या आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि नहीं इसका बिहेवियर ऐसा है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या आप उसको चिल्ला रहे हैं, है ना, थ्रेट कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें नहीं है। आप उनके रिचुअलिस्टिक बिहेवियर को आप एक्सेप्ट करेंगे, है ना? अगर वो बार बार कोई चीजें कर रहा है, वो हैबिट है ना, तो वो चीजें हैं, उसको कंपल्सिव एक्टिविटी हमने कल बताया था। ऑब्सेशन मतलब थॉट्स, कोई उसको ऐसे बार बार थॉट्स आ रहा है, कंपल्सिव मतलब करना, तो वो चीजें कर रहा है। कल एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे उसको ऐसा थॉट आ रहा है कि मेरा हाथ गंदा है, वो बार बार जाके हैंड वॉशिंग कर रहा है ना? तो हाथ गंदा है ऐसा थॉट आना, दैट इज ऑब्सेशन, और वहां हाथ बार बार धोना, दैट इज अ कंपल्सन। तो ऐसा बिहेवियर अगर है तो वो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसलिए ए इज अ राइट आंसर। A nurses provide instruction to a client taking fluoxetine as a selective serotonin reuptake inhibitors SSRI antidepressant. The nurses tell the client to take the medicines. अभी हम लोग कुछ मेडिसिन साइकेट्रिक मेडिसिन के क्वेश्चंस देखेंगे। A nurses provide instruction to client taking fluoxetine. फ्लूएक्सिटिन क्या है? ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ग्रुप का दवाई है, एसएसआरआई ग्रुप, एक एंटी डिप्रेसेंट है। तो फ्लूएक्सिटिन एक पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया, इंस्ट्रक्शन दे रही है, जो कि फ्लूएक्सिटिन ले रहा है, एक पेशेंट है जो कि एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है, जिस दवाई का नाम है फ्लूएक्सिटिन। तो ऐसे दवाई अगर कोई ले रहा है तो नर्सेस क्या इंस्ट्रक्शन देगी? नर्सेस टेल द क्लाइंट टू टेक द मेडिसिन अर्ली इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग लंच टाइम, एट स्नैक टाइम, एट बेड टाइम। फ्लूएक्सिटिन कब लेना चाहिए? नर्स क्या बताएगी उसको? अर्ली मॉर्निंग लो, या ड्यूरिंग लंच टाइम लो, एट स्नैक्स टाइम लो, एट बेड टाइम लो। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज ए, अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्लूएक्सिटिन कब मॉर्निंग में क्यों लेना है? फोर्थ बता रहे, नहीं गलत, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो फ्लूएक्सिटिन यूज टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। फ्लूएक्सिटिन जो यूज होता है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए यूज होता है, बुलिमिया नर्वोसा, है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर एंड प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो इसीलिए इट इज टेकन अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद द स्लीप। तो अगर आप मॉर्निंग में लेंगे तो आपको स्लीप के साथ इंटरफेरेंस नहीं होगा, है ना? रात को लेंगे तो हो सकता है आपके स्लीप के साथ जो है इंटरफेरेंसेस हो सकता है, इसीलिए हमें मॉर्निंग में देना है ना? एक हमने बताया था आपको लेसिक्स भी मॉर्निंग में दिया जाता है ना? लेसिक्स भी दिया जाता है जिससे कि पेशेंट को, है ना, रात को स्लीप डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए मॉर्निंग में दिया जाता है। The risk of experiencing serotonin syndrome when SSRIs are given with monoamine oxidase inhibitor, जैसे माओ इनहिबिटर बोलते हैं इसको, माओ इनहिबिटर नाम सुना होगा, ग्रुप है एक दवा का। तो रिस्क फॉर एक्सपीरियंसेस सीरोटोनिन सिंड्रोम व्हेन एसएसआरआई गिवन विद, एसएसआरआई जो है अभी देखा एंटी डिप्रेसेंट जो है मोह इनहिबिटर के साथ अगर हम दे रहे हैं, सच एज फेनालाजीन, है ना, फेनालाजीन हम दे रहे हैं एसएसआरआई के साथ, तो सीरोटोनिन सिंड्रोम इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो सीरोटोनिन सिंड्रोम जो है कैरेक्टराइज क्या होगा उसका? इट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज बाय? तो सिंपल सा पूछा है कि सीरोटोनिन सिंड्रोम में क्या होता है। तो hypotension and urination, muscle rigidity and high fever, and productive cough and vomiting, tea colored urine and constipations. ये एसएसआरआई एक्चुअली, अगर सीरोटोनिन जो है नेचुरली प्रोड्यूस होता है बॉडी में, अगर आप ये दवाई एसएसआरआई और माओ को साथ में देंगे तो और सीरोटोनिन की लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाएगी,
है ना। तो जिसके कारण पेशेंट को मसल रिजिडिटी, हाई फीवर, डायरिया, सीजर्स ये सब देखने को मिलेंगे। डायलेटेड पिपल्स, स्वेटिंग, ट्रेमर्स ये सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट है a client with depression who has been taking amitriptyline for 3 months. amitriptyline जो है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है ना। taking amitriptyline for the 3 months, return to the clinic for a follow up. The nurses observe the client which of the following symptom. एक डिप्रेशन का पेशेंट है और वो एंटी डिप्रेशन ले रहा है, एमिट्रिप्टाइलिन ले रहा है 3 मंथ से, और वो फॉलो अप के लिए आया है। तो कौन सा सिम्टम जो है आप एसेस करेंगे इनमें? सुसाइडल थॉट्स, लैक ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल अपीयरेंस, नेग्लिगेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करके समझा दीजिए। पूछा गया क्लाइंट विद डिप्रेशन का एक पेशेंट है जो कि ये मेडिसिन ले रहा है, एमिट्रिप्टाइलिन जो है मेडिसिन ले रहा है 3 महीने से, है ना। ये 3 महीने से ये मेडिसिन ले रहा है ना, और वो फॉलो अप के लिए आया हॉस्पिटल में वापस। तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, कौन सी सिम्टम ऑब्जर्व करेगी इनमें से? सुसाइडल थॉट्स, लैक ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल अपीयरेंस एंड नेग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका आंसर होगा ए, सुसाइडल थॉट। suicidal देखिए thought. ए सुसाइडल थॉट, वाला। हाँ। Clients may have thoughts about suicide when taking antidepressants such as amitriptyline, especially client younger than 24 years old. ज्यादातर देखा गया है कि एंगर पेशेंट है, 24 इयर्स ओल्ड है या उससे एंगर है, तो उनमें ज्यादातर अगर एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, खासकर एमिट्रिप्टाइलिन, तो उसमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो वो चीजों का ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा ए, है ना। सर चलिए डिप्रेशन का वो ड्रग्स तो 1 महीने से ज्यादा